सर, थैंक यू वेरी मच फिर से टाइम देने के लिए। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। ये आपके साथ हमारा तीसरा सेशन है ऑनलाइन। और पहले 2 सेशन जो थे वो काफ़ी अच्छे रहे, रिस्पांस भी उसका काफ़ी अच्छा आया। और पिछला जो सेशन था वो साइंस और रिलीजन के ऊपर था। तो अब हम सेशन करना चाह रहे हैं हाई एनर्जी पार्टिकल फिज़िक्स के ऊपर। और कोशिश यही रहती है हमारे चैनल रेजोनेंस की, कि इतनी आसान ज़ुबान में बात की जाए कि आम आदमी उसे समझ सके, और दूसरा कम से कम उसके अंदर शौक पैदा हो जाए फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की ट्रू अंडरस्टैंडिंग का। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि एक पार्टिकल क्या चीज़ होती है, एक पार्टिकल की क्या तारीफ है? आर्टिकल को उसकी सिफात से पहचाना जाता है कि उसका मास कितना है, स्पिन, चार्ज, और जिसे कंजर्व क्वांटम नंबर्स कहते हैं, वो एक पार्टिकल की पहचान होती है। अब दूसरे ये कि उस पार्टिकल को लोकलाइज किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो लोकलाइज्ड हो, क्योंकि पार्टिकल्स वेव भी हो सकते हैं और उनका वेव पार्टिकल दोनों बिहेवियर हो सकता है। लेकिन पार्टिकल को की पहचान यही है। अब मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास 0.511 MeV/c² है। उसका स्पिन हाफ है, उसका चार्ज -1 है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। सर, आमतौर पे पार्टिकल फिजिक्स की किताबों में ये बात नज़र आती है कि कोई चीज़ अगर 3 प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखती है तो उसको एक पार्टिकल कंसिडर किया जाता है। पहला ये माना जाता है, या पार्टिकल फिजिक्स की किताबों से हमें ये बात समझ में आती है, कि वो मादे का हिस्सा होना चाहिए, उसकी जो असल है वो मादा होना चाहिए। दूसरा ये है, उसकी कोई ना कोई डेंसिटी होनी चाहिए और कोई ना कोई मैस होना चाहिए। अगर इस डेफिनेशन को लिया जाए या इस मैस वाली बात पे स्ट्रिक्ट रहा जाए, तो मैसलेस पार्टिकल्स को हम पार्टिकल्स किस बुनियाद पर कह रहे हैं? जैसे कि फोटोन और ग्रेविटॉन हो गया, या हाइपोथेटिकल पार्टिकल टैकियन हो गया। हाँ, तो अव्वल तो डेंसिटी की कोई बात नहीं करता। डेंसिटी डिफाइंड कॉन्सेप्ट है ही नहीं पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि हम ये अस्यूम करते हैं कि वो पार्टिकल्स पॉइंट पार्टिकल्स हैं। अब जैसा कि प्रोटॉन है, खैर प्रोटॉन पॉइंट पार्टिकल नहीं, लेकिन उसके अंदर जो जर्रे हैं, क्वार्क्स हैं, वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं। वो फैले हुए हैं एक प्रोटॉन में जिसका साइज तकरीबन 1 फर्मी है। बहरहाल हम डेंसिटी की नहीं बात करते, हम मास की बात करते हैं। और अगर फोटोन की आप बात कर रहे हैं तो फोटोन का मास 0 है। अलबत्ता उसका स्पिन है और उसका चार्ज नहीं है, लेकिन वो एनर्जी कैरी करता है। तो अब एक फोटोन लीजिए, उसका हालांकि चार्ज नहीं है, हालांकि उसका मास नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी जरूर है। और उस एनर्जी की मिकदार प्लैंक्स कांस्टेंट h इनटू द फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो अगर वो किसी सोर्स से खारिज होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसकी एनर्जी फिर h न्यू होगी। और ये एक आजाद फोटोन की बात कर रहा हूं। जाहिर हम हमेशा आजाद जर्रों की बात करते हैं। जब ये किसी दूसरे जर्रे के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो एक अलहदा सिस्टम बनता है। जी, पार्टिकल्स कई तरह के हैं इस कायनात में। हम पार्टिकल की पहचान के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकेशन या स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। देखने में आता है कि 2 तरह की स्टैटिस्टिक्स पाई जाती हैं पार्टिकल्स में, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स या फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। एक आम आदमी को इन 2 स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम किस तरह समझाएंगे? इनमें फ़र्क क्या है? बोसॉन्स बड़े मिलनसार हैं, वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। एक ही स्टेट में आप
जितने बोसॉन्स भरना चाहे भर सकते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं होता। लेकिन ये जो फर्मियंस हैं, ये किनारा कशी इख्तियार करते हैं एक दूसरे से। इनको आप एक स्टेट में डाल ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी स्पिन की सिम्ट एक ही है, तो उस सूरत में आप उनको एक ही मोमेंटम स्टेट में या एक ही एनर्जी आइगन स्टेट में नहीं डाल सकते। दूसरी पहचान तो यह है कि जो बोसॉन्स हैं वो इंटीजर स्पिन के हैं। मतलब ये कि या तो वो नहीं घूम रहे हैं, या अगर घूमते हैं तो घूमने की मिकदार, जो यूनिट है इसका, जो इकाई है, वो है प्लैंक्स कांस्टेंट h बार। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 जिसके होल नंबर्स हैं वो एंगुलर मोमेंटम के, यानी कि घूमने की एंगुलर मोमेंटम की मिकदार अगर वो इंटीजर है तो फिर वो बोसॉन है, और अगर इलेक्ट्रॉन की तरह है हाफ h बार, या फिर दूसरे पार्टिकल्स हैं जो 3 हाफ्स h बार है, 5 हाफ h बार्स हैं, तो ये फर्क स्पिन के एतबार से भी समझा जा सकता। सर, एक आम आदमी हमेशा स्पिन को, क्वांटम स्पिन को एक सेलेस्टियल बॉडी के स्पिन के साथ कंपेयर करता है। वो ये तसव्वुर कायम कर लेता है, बल्कि आम आदमी नहीं, बल्कि ये कहना भी दुरुस्त होगा कि हमारे बरसगीर के माशरे में जो ज़्यादातर डिग्री होल्डर्स हैं वो भी क्वांटम स्पिन और क्लासिकल स्पिन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं कर सकते। वो उसको उसी तरह देखते हैं जिस तरह एक फिज़िकली एक पार्टिकल रिवॉल्व करता है, तो उसको उसी ज़ुमरे में लेके आते हैं। इस बारे में आप रोशनी डालिए ज़रा। हाँ, तो ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर आपको समझने में आसानी होती है तो अपने जहन में अगर कोई मॉडल हो, कोई घूमता हुआ क्रिकेट बॉल हो या घूमता हुआ कुर्रा हो, तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता है कि घुमाओ या स्पिन किसको कहते हैं। तो इसकी इब्तिदाई समझ इस तरह से अगर हो तो कोई उसमें मज़ाक़ा नहीं, लेकिन ये बस एक हद तक आपको आगे ले जा सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। ये देखें कि एक इलेक्ट्रॉन क्रिकेट की गेंद की तरह नहीं है इस दो लिहाज से। एक तो ये कि आप उस गेंद को कम घुमा सकते हैं या जीरो घुमा सकते हैं, वो घूम नहीं रहा है, साकिन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी साकिन नहीं हो सकता, उसको घूमना पड़ता है, और वो या तो इस तरह घूमेगा या इस तरह घूमेगा, लेकिन दोनों में एंगुलर मोमेंटम की मिकदार उतनी ही होगी। दूसरे ये कि एक क्रिकेट बॉल आखिर उसका कुछ हुजूम होता है, उसका कोई कतर होता है, साइज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई साइज नहीं, वो एक पॉइंट पार्टिकल है। इट हैज नो डायमेंशंस। अब तक तो हम ये नहीं देख सके कि इलेक्ट्रॉन का साइज कितना है, क्योंकि इतना छोटा है। जरूर कोई ना कोई साइज होगा, लेकिन वो इतना छोटा है कि हमारे कोई आलात उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। लिहाजा इलेक्ट्रॉन को पॉइंट पार्टिकल कहना ठीक होगा। लेकिन यहां फिर मसला पैदा हो जाता है कि जो हमारे दिमागों में वो बात अटकी हुई है ना कि कोई चीज घूमती इस तरह से, तो वो बात फिर ठीक हो नहीं सकती, क्योंकि एक नुक्ता घूम नहीं सकता। लिहाजा एक हद के बाद फिर आपको मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है, और जो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा है क्वांटम मैकेनिक्स का, उसी को आप लेकर आगे चल सकते हैं, और एंगुलर मोमेंटम के जो उसके जो रिलेशंस हैं वो इस्तेमाल करते हुए आप एक्चुअली कैलकुलेशन करते हैं। जी, हम देखते हैं कि हमें हर मजमून की कहीं ना कहीं से किसी न किसी शक्ल में, बेशक बिगड़ी तरीन शक्ल हो, कोई बुनियाद मिल जाती है। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की जाए तो वो न्यूटन के कवानीन के ताबे है, उसमें और साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन थी।
क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स की बात की जाए तो हमें उसमें क्वांटम थ्योरी का नज़रिया मिलता है, प्लांक्स का वेव फंक्शंस नज़र आते हैं, या बाद में थोड़ा आगे चलें तो पोस्टुलेट्स मिल जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, जिसके ऊपर कह सकते हैं कि वो रिलाई करती है। पार्टिकल फिजिक्स की बुनियाद क्या है, उसमें हमें कोई ऐसी पार्टिकल फिजिक्स तो आप कर ही नहीं सकते बगैर क्वांटम मैकेनिक्स के। पूरी क्वांटम, देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स इजाद हुई पार्टिकल्स के बिहेवियर को सामने रखते हुए। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, हाइड्रोजन एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, और मसलन हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए आप श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, तो वो पॉइंट पार्टिकल्स के लिए आप क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स लिखते हैं, हैमिल्टोनियन वगैरह। अब जैसे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होती गई तो उससे फिर एक कुदरती तौर पर कोशिश हुई कि इसको रिलेटिविटी के साथ जोड़ा जाए, और जो पहली कामयाब कोशिश थी वो डिराक की थी सन 20 में, ऐसे के उसके लगभग। अच्छा, तो अब डिराक ने फिर ये अपनी इक्वेशन से ये जाना कि जहां कोई पार्टिकल होगा उसका एंटी पार्टिकल भी वजूद रखता है, और ये एक जोड़ा बनता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज -1 है, तो इसका एक एंटी पार्टिकल होगा जिसका चार्ज +1 होगा, और ये दोनों जब जुड़ेंगे तो उससे ये दोनों फना हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि एनर्जी तो खत्म नहीं हो सकती, ये फोटॉन्स की सूरत में निकलेगी, और ये सब कुछ एक नुक्ते के ऊपर होगा। यहां से क्वांटम फील्ड थ्योरी शुरू होती है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पर मबनी है, और पार्टिकल फिजिक्स आप समझ लीजिए कि इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी। जी, क्वांटम मैकेनिक्स में हमें एक बात का पता चलता है आगे, जो क्वांटम फील्ड थ्योरी ने जिस बात को मज़ीद मजबूत किया वो ये थी कि पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स लगाने वाले और पार्टिकल्स होते हैं। हमने हर चीज़ को पार्टिकल्स के साथ जोड़ने की कोशिश की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फोटोन, वर्चुअल फोटोन का तस्वुर लेके आए दो चार्जेस के दरमियान में, और उसके बाद फिर WZ बोसोन्स का तस्वुर आया, ग्लूऑन्स का तस्वुर पेश किया गया, और अब एक हाइपोथेटिकल ज़र्रा जिसको ग्रेविटॉन भी हम कहते हैं उसका भी तस्वुर लेके आते हैं कि ग्रेविटी का क्वांटा जो है, या ग्रेविटी की जो ओरिजिन है वो ये हो सकता है। तो पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स लगाने वाले दूसरे पार्टिकल्स हैं। ये नज़रिया 1665 में किसी हद तक डिस्कार्टीज ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट में दे दिया था कि जो रोशनी है वो भी इन ज़र्रात से मिलके बनी है, लेकिन उसके नज़रिए को इतनी पजीराई नहीं हासिल हुई, या यूं कह सकते हैं कि वो नज़रिया इतना कामयाब नहीं रहा। लेकिन जब क्वांटम थ्योरी ने वही नज़रिया पेश किया या उससे मिलता जुलता कि रोशनी का ज़र्रा जो है वो बहुत छोटा फोटोन कहलाता है, वो पजीराई हासिल कर गया और कामयाब भी हो गया। लेकिन डिस्कार्टीज का नज़रिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट ये इतना कामयाब नहीं हो सका। तो इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, आप, मेरा ख्याल है कि एक तो ये कि ये डेकार्ट्स की थ्योरी नहीं है, ये शायद न्यूटन के आसपास की बात है। डेकार्ट्स तो बाद में आया। बहरहाल उस चीज़ में मैं नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे वो तारीख इस वक्त याद नहीं है। बहरहाल आप जो भी कहें फिजिक्स में कि ऐसा है या वैसा है, असल बात यह कि तजुर्बाती सबूत होना चाहिए। तो एक बड़ा मुअम्मा था जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और वो ये कि जब आप रोशनी फेंकते हैं किसी धात के ऊपर तो उस धात में से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे जब तक कि आप उस रोशनी की फ्रीक्वेंसी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ना करते हैं। जब उस
उस रोशनी की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे एक क्रिटिकल वैल्यू से, तो फिर उस धात में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये इस बात की दलील है कि फोटोन एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ी हुई है, E = h/nu, और जब वो एनर्जी काफी होगी उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए, तभी वहां से आपको कोई इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए दिखाई देंगे। और फिर ये कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये भी उस थ्योरी का हिस्सा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रोशनी की इंटेंसिटी कितनी रखते हैं। आप बेशक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा फोटोन फेंके, फोटोन का तो नहीं पता था, लेकिन बहुत ज्यादा तेज रोशनी आप डालें किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसकी फ्रीक्वेंसी एक हद से तजावुज कर जाएगी तब ही वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और ये आइंस्टाइन का बड़ा कमाल था, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला 1900 एंड कुछ में। उस आइंस्टाइन को रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला, आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला। तो देखिए, ये कयास आराइयां हो सकती हैं कि इलेक्ट्रॉन ये है या वो है, रोशनी ये है या वो है, मगर असल बात यह है कि व्हेन यू हैव एन एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट से फिर थ्योरी की नफी होती है या तस्दीक होती है। जी, पार्टिकल फिजिक्स में देखा जाता है कि एक शख्स का नाम बहुत मिलता है, फाइनमैन का, और उसका काम भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे नज़र आता है, ख़ास तौर पे फाइनमैन डायग्राम्स में। ये फाइनमैन कौन था और इसकी डायग्राम्स क्या हैं? फाइनमैन एक नौजवान था 1940s में, और उसने क्वांटम मैकेनिक्स को नई बुनियादों पर उस्तवार किया, जिसे अब पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, मगर उसका काम पूरे फिजिक्स में फैला हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि वो न सिर्फ एक नोबेल प्राइज विनर था, लेकिन नोबेल प्राइज विनर्स का बादशाह था जी। अब फाइनमैन डायग्राम्स की बात यूं आती है कि जब आप पार्टिकल फिजिक्स में कैलकुलेशंस करते हैं, और ख़ास तौर पे क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो इब्तदाई जिससे क्वांटम फील्ड थियरी ने को तक़वियत मिली, और वो उसका शुरू में क्वांटम फील्ड थियरी बस क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पर मोहित थी, उसी पर मुश्तमिल थी, लेकिन बाद में खैर अब बहुत आगे निकल गई है। बहरहाल, तो जब आप उसमें कैलकुलेशंस करते हैं तो बस उसमें ऐसे लगता है कि अलजेब्रा ही अलजेब्रा है, कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये जो मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, इतने बड़े बड़े उसमें फॉर्मूले निकलते हैं हर स्टेज पर, ये है क्या चीज़। तो फाइनमैन ने उसको एक तस्वीरी शक्ल दी, और वो तस्वीरी शक्ल इतनी खूबसूरत है, और उससे ऐसे चुटकी बजाने में समझ में आता है कि आपका फार्मूला ये कह रहा है। तो उसने एक फाइनमैन डायग्राम्स जो उसने ईजाद किए, वो फाइनमैन डायग्राम्स आपको एक तस्वीरी शक्ल देते हैं पार्टिकल्स के बनने और ख़त्म होने के बारे में, और इससे बड़ी सहूलत पैदा होती है पार्टिकल फिजिक्स में। और अब ये तो हम खैर कॉलेज में तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो कोर्स होता है क्वांटम फील्ड थियरी का, उसके पहले कोर्स में ही क्वांटम ये फाइनमैन डायग्राम्स पढ़ाए जाते हैं। एक आम आदमी ये ज़रूर जानना चाहेगा कि फाइनमैन डायग्राम्स में जो फोटॉन्स एक्सचेंज होते हैं, आखिर वो वर्चुअल फोटॉन्स क्यों कहलाते हैं? क्या असल में ऐसा कोई अमल नहीं हो रहा? सिर्फ वर्चुअल फोटोन नहीं, लेकिन वर्चुअल हर किस्म का पार्टिकल हो सकता है। तो वर्चुअल से मुराद ये कि एक ऐसा जर्रा जो एक मुख्तसर वक्त के लिए ही जीता है, वो यहाँ से वहाँ जाता, यहाँ उसकी पैदाइश होती है, वहाँ उसकी मौत होती है। इधर
बनता है उधर खत्म होता है। तो ये बनना और खत्म होना ये एक ऐसा अमल है जो हर वक्त जारी है। और ये पार्टिकल्स वर्चुअल इस लिहाज से हैं कि अगर आप किसी वर्चुअल पार्टिकल को देखें तो उसका मास वो नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन का है या जो फोटॉन का है या जो एक आजाद पार्टिकल का है। ये उससे हट के होगा, उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा। वो इसलिए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई डेल्टा टी आपको ये बताता कि एक मुख्तसर वक्त के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। अब हमने तो ये हमेशा ये सुना है कि आप कभी एनर्जी की वायलेशन नहीं कर सकते, जितनी एनर्जी शुरू में है उतनी बाद में है। लेकिन ये तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक बुनियादी उसूल है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी या डेल्टा ई डेल्टा टी ये जीरो नहीं है, दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच बार। चुनाचे ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फायदा उठाते हुए यहां से वहां तक जा सकते हैं, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में वो एक वर्चुअल पार्टिकल होंगे, नॉट रियल पार्टिकल्स। जी, अब हम अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से प्रोफेशनल लेवल के लोगों के लिए होंगे। तो फाइनमैन डायग्राम से ही अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। हम देखते हैं फाइनमैन डायग्राम्स में कि एक पार्टिकल फोटोन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एब्जॉर्ब होता है और थोड़ी देर बाद जाके वो फोटोन वापस अपने असल पार्टिकल के पास आ जाता है। और कई तरह की डायग्राम्स हमें देखने को मिलती हैं जिसमें मुख्तलिफ तरीके के एक्सचेंज शो करवाए जाते हैं। ये पार्टिकल, एक ही पार्टिकल के इतने सारे रूप, इतने सारे रवैये क्यों हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना, ये असल में जो पर्टर्बेशन थियरी है, क्वांटम मैकेनिक्स की पर्टर्बेशन थियरी, उसकी ये तस्वीरी शक्ल है। और क्वांटम मैकेनिक्स का ये कहना है कि हर वो चीज हो सकती है जिस पर मुमानियत नहीं है। एवरीथिंग दैट इज अलाउड हैपन्स। चुनाचे एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उस इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन निकलेगा, वो फोटोन फिर एंटी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट सकता है, दो में हो सकता है, वो आगे जाकर फिर जुड़ सकते हैं। तो हर वो चीज हो सकती है जो मना नहीं है। और हम पर ये कैलकुलेशन करते वक्त हम पर ये लाजिम है कि हम फिर इस पर्टर्बेशन थियरी को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि अगरचे हर चीज हो सकती है लेकिन हर चीज होने का इम्कान उतना ही नहीं है। तो जो निस्बतन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हैं वो इतने प्रोबेबल नहीं हैं, और फिर हम पर्टर्बेशन थियरी को ऑर्डर कर सकते हैं इन सम पैरामीटर। गोया कि अगर आप दो पार्टिकल्स ले लें, इनके बीच में एक फोटोन गुजरेगा, या दो होंगे या तीन होंगे, और फिर इनके बीच में खूब गड़मड़ हो सकती है। लेकिन आपको सिर्फ उतनी कॉम्प्लिकेशन से डील करना है जितना कि आप कर सकते हैं। मतलब ये कि सपोज योर एक्यूरेसी इज ऑफ ऑर्डर अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर्ड के टर्म्स आप निगलेक्ट कर सकते हैं, अल्फा क्यूब के वगैरह। जी सर, हम देखते हैं कि साइंसदान यूनिफिकेशन थ्योरी की तरफ आजकल अपना सर घुमा रहे हैं और बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि कायनात की बुनियादी कुव्वतों को इकट्ठा किया जाए, उसको किसी तरीके से जोड़ा जाए। फाइनमैन डायग्राम
से ही मिलती जुलती डायग्राम्स हम न्यूक्लियस के अंदर भी देख सकते हैं कि दो प्रोटॉन्स के दरमियान में जो, या दो क्वार्क्स के दरमियान में जो पार्टिकल का एक्सचेंज है वो भी डायग्राम्स के ज़रिए बयान किया जा सकता है। इसी तरह हम वीक फोर्स के केस में भी इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स की शक्ल है या एक ऐसी सूरत है जो एक तो यूनिफिकेशन थ्योरी की तरफ नहीं आ रही, बाकी तीन कुव्वतों के साथ नहीं जोड़ रही, लेकिन फिर भी ग्रेविटॉन के एक्सचेंज की या ग्रेविटॉन से मुंसलिक हम डायग्राम्स बनाते हैं जो कि बिल्कुल वैसी हैं जैसे कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फाइनमैन डायग्राम्स बनती हैं। अब एक चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रही या यूनिफिकेशन की तरफ आ ही नहीं रही, तो उसको पार्टिकल एक्सचेंज के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक ग्रेविटॉन एक्सचेंज हुआ तो ठीक है, लेकिन वो पर्टर्बेशन थियरी है व्हेन इट इज द केस ऑफ वीक ग्रेविटी। तो ग्रेविटी बहुत कमजोर ताकत है और जरूर आप ये कर सकते हैं कि अगर दो अजसाम हैं तो एक फाइनमैन डायग्राम बनाएं जिसमें एक ग्रेविटॉन यहां से यहां तक जाता है, लेकिन वो आपको ठीक है, आपने उसको कैलकुलेट कर लिया, उससे 1/r² फोर्स भी आ गई, लेकिन फिर जब आप दो ग्रेविटॉन पर जाएंगे तो उसमें एक लूप बनता है। वो लूप जब आप कैलकुलेट करने लगेंगे तो उससे आपको मिलेगी इन्फिनिटी। अब क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थियरी के दूसरे मॉडल्स में मतलब ये कि जैसा कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में है, वो लूप आप कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें भी इन्फिनिटी है, मगर वो इन्फिनिटी कहीं जाकर छुपाई जा सकती है। वो रीनॉर्मलाइजेबल थियरी कहलाती है। उसमें आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर पे, लेकिन मसला यह है कि ग्रेविटी में आप ये नहीं कर सकते। वहां जो इन्फिनिटीज आती हैं वो इतनी सख्त हैं कि बस गाड़ी वहां रुक जाती है। और खैर, अगर आप सेकंड ऑर्डर पे नहीं कर सके तो थर्ड पे भी नहीं कर सकेंगे, फिर उसके आगे जो बाद की ऑर्डर्स हैं वो नहीं कर सकेंगे। मुख्तसर ये कि एक कामयाब क्वांटम फील्ड थ्योरी रीनॉर्मलाइजेबल होती है, और रीनॉर्मलाइजेबल क्वांटम फील्ड थ्योरीज की बहुत सी मिसालें हैं। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स है, वीकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस हैं, वगैरह वगैरह। मगर ग्रेविटी इज नॉट रीनॉर्मलाइजेबल। यही तो मसला रहा है, और इस वजह से क्वांटम फील्ड थ्योरी से आप ग्रेविटी हल नहीं कर सकते। जी, हमारे जितने भी दोस्त हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि पॉल डिराक कौन था, नेगेटिव एनर्जीज क्या होती हैं, और एंटी मैटर कहाँ से आ गया। तो पॉल डिराक अब तो खैर मरहूम है, लेकिन वो एक बड़ा तेज तरार नौजवान था जिसने बहुत से काम किए, लेकिन दो बहुत बड़े काम हैं। एक तो ये कि उसने क्वांटम मैकेनिक्स को जो मैथमेटिकल शक्ल दी, ये 1930s की बात है, तो वो ऐसी थी कि आज भी हम डिराक की नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ वो अपनी मैथमेटिक्स भी बनाता चला गया, जैसा कि डिराक डेल्टा फंक्शन है। मगर उसका जो सबसे बड़ा काम है, मैं समझता हूँ, वो है डिराक इक्वेशन का, जो इतनी मुख्तसर इक्वेशन है। यानी आप उसको एक जैसा कि एक पोस्टेज स्टैंप है, उस पोस्टेज स्टैंप के ऊपर आप लिख सकते हैं। वो इक्वेशन रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ती है। उससे दो किस्म के सॉल्यूशंस निकलते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन, एक पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन। जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं वो शुरू में
ऐसे लगा कि बहुत परेशानी का बायस होंगे, लेकिन फिर उसको एंटी पार्टिकल्स के साथ रिलेट किया गया। उसके साथ नहीं, किसी पार्टिकल की एनर्जी एक्चुअली नेगेटिव नहीं होती, लेकिन जो ये एक लंबी कहानी। तो इसमें डिराक्सी और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये फिर किसी वक्त ज्यादा तफसील से बताई जा सकती। जी, आमतौर पे देखने को मिलता है कि मादा जब अपने ज़िद्दे मादा के साथ मिलता है तो फना हो जाता है, तवानाई का अखराज होता है। फोटोन, गैमा रे फोटोन आमतौर पे देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इनहेलेशन में। मैस पार्टिकल से एक मैसलेस पार्टिकल तैयार होना, क्या ये खुला तजाद नहीं? एक मैसिव पार्टिकल से मैसलेस पार्टिकल्स का बनना, नहीं, इसमें कोई तजाद नहीं। देखिए, मास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई मुस्तकिल कीमत रखती है। और ये भी देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के मासेस बराबर हैं। तो मिसाल के तौर पर शुरू में तो एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक पॉजिट्रॉन है, इसका मास हाफ MeV है, इसका मास भी हाफ MeV है। मैं इनको लाता हूं यहां, ये खत्म हो जाते हैं, दोनों फना हो जाते हैं, 2 फोटोन निकलते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो हालांकि फोटोन मासलेस है, लेकिन किसने कहा कि मास कंजर्व होता है रिलेटिविटी में? वो तो नॉन रिलेटिविस्टिक न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कंजर्व होता, मास कंजर्व नहीं होता रिलेटिविटी में। तो जो एक चीज है जो फोर मोमेंटम कहलाती है, वो फोर मोमेंटम कंजर्व जरूर रहता है। जितना फोर मोमेंटम शुरू में था उतना ही बाद में होगा। लिहाजा ये जो 2 फोटॉन्स हैं ये एनर्जी लेकर निकलेंगे, और ये E=mc² की एक एप्लीकेशन है। जहां मास है उस मास को आप तब्दील कर सकते हैं एनर्जी में। तो शुरू में मास हाफ प्लस हाफ था, अब मास है, इससे मुतालिक एनर्जी है E=mc², और ये वो एनर्जी है जो फोटॉन्स लेकर निकलते हैं। व्यूअर्स सर, ये बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक मॉडल पेश किया जाता है पार्टिकल फिजिक्स में जिसको स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये मॉडल क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, और क्या ये मुकम्मल हो चुका है? एक ज़माना था जब इसको स्टैंडर्ड मॉडल नहीं कहते थे, इसको सलाम वाइनबर्ग मॉडल कहते थे। ये बात है 1968, 1970 की। इसको जब बहुत हद तक कंफर्म किया गया, जब इसको खूब छान फटक कर इसको इस एक्सपेरिमेंट में उस एक्सपेरिमेंट में टेस्ट किया गया, तो फिर इसको स्टैंडर्ड मॉडल का नाम मिला। तो ये है क्या, ये जितने भी जर्रे हमारे आसपास हैं जो मादी दुनिया में हैं, अलावा ग्रेविट्रॉन के, अलावा ग्रेविटी के, इन तमाम जर्रों को ये एक ही थ्योरी में समेटता है, और इससे फिर सैकड़ों हजारों पेशन गोइयां हुई हैं। तो इसमें शुरू में तो ऐसे था कि इसमें सिर्फ कमजोर और बरक़ी मक़नातीसी क़ुव्वतों को जोड़ा गया था, लेकिन फिर इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स भी शामिल कर दी गई थी, यानी कि क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स भी इसका हिस्सा बना। तो अब यह है कि अलावा ग्रेविटी के दूसरी तमाम क़ुव्वतें इसके अंदर जम हो गई हैं। अब ये
बहुत मुकम्मल है, बहुत कामयाब है, और इससे फिजिसिस्ट को बड़ी तकलीफ भी होती है कि बस अब आखिरी अगर कोई बात कही जाए तो फिर क्या किया जाए इसके बाद। लेकिन हमें पता है कि ये मुकम्मल नहीं, हमें पता है कि इससे आगे और भी हैं मरहले और मसले, तो सुपर सिमेट्री वगैरह, हमें पता है कि बहुत से इसमें पैरामीटर्स हैं जो इस मॉडल में आपको एक्सपेरिमेंटली डालने पड़ते हैं। मसलन ये कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना क्यों है, मखसूस 0.511 MeV क्यों है, म्यूऑन का इतना क्यों है, क्वार्क का इतना क्यों है, ये स्टैंडर्ड मॉडल हमें नहीं बताता। तो इसके जवाबात तलाश करने के लिए हमें इससे एक बेहतर और बड़ी थियरी की ज़रूरत है, मगर अब तक उसमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। जी, पार्टिकल फिजिक्स से वाबस्ता जितने भी लोग हैं या जो पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ने और समझने का शौक़ रखते हैं या उसकी किताबें पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि एक लफ्ज़ बार बार नज़र आता है रेगुलराइजेशन का, और फिर इसकी इकसाम भी नज़र आती हैं, डायमेंशनल रेगुलराइजेशन या बाकी चीज़ें। ये रेगुलराइजेशन क्या होता है? तो आप बहुत टेक्निकल बात पूछ रहे हैं इस वक्त। देखिए, जब आपको रिनॉर्मलाइज करना, ओके, अगर आप कोई फाइनमैन डायग्राम कैलकुलेट करते हैं जिसके अंदर एक लूप है, तो उससे आपको इन्फिनिटी मिलती है। अब उस इन्फिनिटी से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसको फिर इन्फिनिटी की खास इक़साम के अंदर अलहदा करना होता है, जमा करना होता है। उसके फिर कई मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं और उनको रेगुलराइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अगर इन्फिनिटी इसलिए आ रही है कि एक मास, अच्छा, आप फर्ज कीजिए कि एक ऐसा डायग्राम है जो फाइनाइट बन जाए अगर आप उसमें थोड़ा सा मास शामिल कर दें, किसी प्रोपेगेटर में मास शामिल कर दें, तो आप डाल देते हैं उसमें, और सारी कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप उस मास को जीरो कर देते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है, इसको पॉली-विलार्स रेगुलराइजेशन कहते हैं। एक और तरीका हो सकता है जिसे डायमेंशनल रेगुलराइजेशन कहते हैं, और उसमें यह है कि आप इंटीग्रल अगर 4 डायमेंशंस में करते हैं तो आपको इन्फिनिटी मिलती है, लेकिन अगर आप डायमेंशंस को 4 से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा कम रखें तो फिर वो इन्फिनिटी खत्म हो जाती है। आपको इन्फिनिटी सिर्फ उस सूरत में मिलेगी अगर आपने उस फर्क को खत्म कर दिया। तो ये एक दूसरा रेगुलराइजेशन का तरीका है, वगैरह वगैरह। जी, हमारे दोस्त जानना चाहते हैं कि इनवेरियंस पार्टिकल फिजिक्स में क्या हैसियत रखती है और ये टोपोलॉजी के साथ किस तरह मुंसलिक है, जैसा कि डिफ्यूमॉर्फिज्म इनवेरियंस हो गई। हाँ, तो इनवेरियंस का मतलब है कि कोई चीज मुस्तकिल रहती है। अब मिसाल के तौर पर एक पार्टिकल है, उसकी एनर्जी अगर आप एक फ्रेम से देखें तो कुछ है, उसका मोमेंटम कुछ है, दूसरे फ्रेम से आप देखें तो आपको मोमेंटम और एनर्जी की कीमतें मुख्तलिफ नजर आएंगी। लेकिन एक चीज है जो इनवेरिएंट रहेगी हर फ्रेम में, मतलब ये कि आप इस फ्रेम से देखते हैं या इससे देखते हैं, इससे देखते हैं, और वो है उसका मास। सो द मास इज एन इनवेरिएंट। डिफ्यूमॉर्फिज्म और चीज है, उसमें यह है कि जो आपकी थ्योरी है उसकी सच्चाई का इन्हिसार इस पर नहीं हो सकता कि आपने कोऑर्डिनेट्स कैसे इस्तेमाल किए हैं। अगर आप ये कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करते हैं या वो कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करते हैं, जो एक्चुअल ऑब्जर्वेबल है
उसकी कीमत वही होनी चाहिए। तो ये बुनियाद बनती है जनरल रिलेटिविटी। जहां तक टोपोलॉजी का ताल्लुक है, उसमें इनवेरिएंट्स एक और माने रखते हैं। अब मिसाल के तौर पर वहां यह है कि एक मिसाल के तौर पर एक स्फीयर है। अब उस स्फीयर की टोपोलॉजी बड़ी सादा है। अगर उसके अंदर आप एक हैंडल बना लें तो उसकी टोपोलॉजी बदल जाती। जैसे कि एक चाय की प्याली है, उसकी टोपोलॉजी एक स्फीयर की नहीं है, उसके अंदर एक लूप आ गया। तो आप मुख्तलिफ अशकाल को उनकी टोपोलॉजी से पहचान सकते हैं और हर शक्ल का एक टोपोलॉजिकल नंबर होता है, उसे वाइंडिंग नंबर भी कहते हैं। तो इनवेरिएंट्स तरह तरह के होते हैं। जी, एक पार्टिकल बड़ा मशहूर हुआ जब उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हो गई और उसे ये कहा गया कि ये सारे मैस का सोर्स है। हिग्स बोसॉन की तरफ मेरा इशारा है कि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई पार्टिकल हिग्स फील्ड से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा वो उतना ज़्यादा मैस रखेगा। दूसरा नाम इस पार्टिकल को दिया गया द गॉड पार्टिकल का। तो क्या साइंस खुदा तक पहुंच गई है कि उसने एक ऐसा जर्रा तलाश कर लिया जो खुदाई ताकत रखता है? ये बेकार का नाम है, और जिसने ये नाम बनाया था वो फिर बाद में बहुत पछताया कि ये मैंने क्या, ऐसा लोगों ने इसका कोई गलत मतलब निकाला है। हिग्स पार्टिकल वैसे ही पार्टिकल है जैसा कि कोई और है, सिर्फ ये है कि हिग्स फील्ड के होते हुए, हिग्स फील्ड चूंकि हर दूसरे फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, हिग्स पार्टिकल हर पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करता, तो इस वजह से उन पार्टिकल्स का मास बन सकता है। फोटोन का नहीं बनता लेकिन बाकियों का बनता। तो ये एक बोसॉन है, ये एक मास रखने वाला बोसॉन है, ये न्यूट्रल है। इसको भी उन्हीं सिफात से पहचाना जाता है जिस तरह दूसरे पार्टिकल्स को पहचाना जाता है, लेकिन इसके इंटरैक्शंस बाकियों से मुख्तलिफ हैं और एक ख़ास कपलिंग है जिसकी वजह से दूसरे पार्टिकल्स मास डेवलप करते हैं। ये स्टैंडर्ड मॉडल का एक बुनियादी हिस्सा है। जी, हम देखने में आता है कि जो पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ जितना इंटरेक्ट करेगा उतना मैस रखेगा। कुछ पार्टिकल जैसे भी हैं, फोटोन है, ग्रेविटॉन है, जो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करते और उनका रेस्ट मैस जो होता है वो ज़ीरो होता है। इसकी क्या वजह है कि इनमें ऐसी क्या खास बात है जो ये इंटरेक्ट नहीं करते हिग्स फील्ड के साथ? तो ये वजह तो मैं यही कह सकता हूं कि क्वांटम फील्ड थियरी में जो कपलिंग्स निकलती हैं वो उस मखसूस लग्रांजियन से है। वो लग्रांजियन बनाया गया ये देखते हुए कि हमें थियरी में कुछ इनवेरिएंसेस की ज़रूरत है। क्यों है? इसलिए कि एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि SU2 क्रॉस U1 एक कामयाब इनवेरिएंस है, और उसे फिर जब क्वांटम फील्ड थियरी के अंदर डाला जाता है तो वहाँ से जो कपलिंग्स निकलती हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि फोटोन फिर मास डेवलप नहीं करेगा, कि ये एक बोसॉन है, तो इसमें फिर गोल्डस्टोन बोसॉन, वो तमाम बातें आती हैं। मुख्तसर ये कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी के रूल्स फिर आपको बताते हैं कि अगर ये इनवेरिएंस होगी तो फिर पार्टिकल्स के मासेस हिग्स कपलिंग से मुतय्यन होंगे।
आजकल की जो नई नस्ल है वो ख़ास तौर पे एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट ले रही है और वो जानना चाहती है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई, ये प्लैनेट्स क्या चीज़ हैं, ब्लैक होल्स क्या चीज़ है। इन सारी चीज़ों को वो बड़े ध्यान से देखती है, पढ़ती है, समझने की कोशिश करती है। अक्सर एक सवाल उठाती है कि कायनात का मादा, क्योंकि मादा मादे को अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटी की शक्ल में, ग्रेविटी की वजह से कायनात के वजूद पे कायनात एक्सपैंड की, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड की, अभी तक एक्सपैंड कर रही है। तो फिर एक नेगेटिव ग्रेविटी या रिपल्सिव ग्रेविटी का तस्वुर सामने आया जो वल्लाहु आलम किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है। तो ये रिपल्सिव ग्रेविटी का भी क्वांटा ग्रेविटॉन ही कहलाएगा या फिर वो कोई और चीज रखेगा? नहीं नहीं, इधर रिपल्सिव ग्रेविटी कोई चीज नहीं है। किसी की अगर बनाई हुई चीज है तो और बात है, लेकिन जो जो स्टैंडर्ड क्वांटम फील्ड थियरी है और जो स्टैंडर्ड जनरल रिलेटिविटी है, उसमें रिपल्सिव ग्रेविटी का कोई तस्वुर नहीं। जिस वजह से कायनात फैलती चली जा रही है और उसके फैलाव में तेजी आ रही है, वो डार्क एनर्जी कहलाती। अब डार्क एनर्जी को हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं, मगर गालिबन ये वैक्यूम में पैदा होती है और जितना ज़्यादा वैक्यूम का हुजूम होगा उसी हिसाब से ज़्यादा डार्क एनर्जी होगी और कायनात का फैलाव इस सबब है। अब कुछ लोग ये कहते हैं, उन्होंने देखिए ना, फिजिक्स में आपको हर चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट मेरा मतलब ये कि थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट। तो मॉडल्स बनाए जा सकते हैं ग्रेविटी के, जो जिनमें शायद किसी लिमिट में ग्रेविटी रिपल्सिव हो जाए। और ठीक है, मॉडल है, लेकिन फिर उसको जब आप मिलाते हैं ऑब्जर्वेशंस के साथ, तो उसमें फिर कोई अब तक तो कोई ऐसी चीज सामने आई नहीं है। ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जी, डार्क मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे, क्या वो यही पार्टिकल्स होंगे जो ऑब्जर्वेबल मैटर के हम देखते हैं, या कोई डिफरेंट पार्टिकल मिलने की हमें उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है, बहुत ढूंढा गया है। अब तक तो जो 20 एक्सपेरिमेंट्स हुए और उनके ऊपर अरबों डॉलर लगे, अब तक तो वो नाकाम हुए हैं। शायद ये ज़मीन पे देखना बड़ा मुश्किल हो, लेकिन अब मैंने बस पढ़ा ही है, ज़्यादा मुझे मालूम नहीं इसके बारे में, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स तजवीज़ किए जा रहे हैं जिससे डार्क मैटर का इंटरैक्शन देखा जाएगा विद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। और तो ये नॉन टेरेस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट्स हैं, और अगर सैटेलाइट्स पे जो इक्विपमेंट है वो इतना सेंसिटिव रखा जा सके, अगर इतना सेंसिटिव इक्विपमेंट रखा गया तो शायद वो एक पॉसिबिलिटी बन सके। लेकिन जो ज़मीन पर कोशिशें हुई हैं डार्क मैटर ढूंढने की, वो नाकाम रही हैं अब तक। जी, अगला थोड़ा सा कह लें कि फिलोसफिकल क्वेश्चन है। वो ये है कि किसी चीज़ के वजूद के लिए क्या हरकत होना ज़रूरी है? मिसाल के तौर पे अगर एक चलते हुए फोटोन को किसी तरीके से बिल्कुल स्टिल कर दिया जाए, उसका स्पिन भी ख़त्म कर दिया जाए, उसकी या एक इलेक्ट्रॉन है उसका हर किस्म की मोशन को सीज कर दिया जाए, इवन कि उसकी स्पिन को भी ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या वो फिर वजूद रखेगा या डिसअपीयर हो जाएगा? यानी वजूद वो आप कर नहीं सकते ना, वो आप कर नहीं सकते। आप फोटोन के पीछे
आप फोटोन को पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से हरकत करता है। आप जितनी भी तेज अपनी रफ्तार बढ़ाएं, जितना भी तेज भागे, वो इलेक्ट्रॉन वो फोटोन हमेशा आपको स्पीड ऑफ लाइट से दूर भागता हुआ दिखाई देगा। उसकी फ्रीक्वेंसी जरूर शिफ्ट होगी। अलबत्ता अगर कोई मैसिव पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, बहुत तेज चल रहा है, लेकिन आप उस तक पहुंच सकते हैं और उसको अपने रेस्ट फ्रेम में देख सकते हैं, लेकिन उसके स्पिन को आप नहीं खत्म कर सकते, वो मुमकिन नहीं है। जैसा कि हमारी बात पहले हुई है, ये कोई क्रिकेट बॉल नहीं है जो घूम रहा है, ये एक नुक्ता है, एग्जैक्टली पॉइंट है, और उसका घुमाव जो है वो एक बॉल का नहीं है। जी, तो अब हम जानते हैं कुछ ऐसे मटेरियल्स और क्रिस्टल्स हैं जो फोटोन को स्लो कर देते हैं। मैं पिछले दिनों ही एक एक्सपेरिमेंट पढ़ रहा था कि एक ऐसा क्रिस्टल तैयार हो रहा है जो 17 सेकंड के लिए जो फोटोन की स्पीड को स्लो कर सकता है। तो आपको नहीं लगता कि अब हम फोटोन को रोकने के मराहल में आ रहे हैं? ना, बिल्कुल बिल्कुल और चीज है। देखें, जब हम कहते हैं कि फोटोन रोशनी की रफ्तार पे हरकत करता है, हम हमेशा आजाद फोटोन की बात करते हैं। ये आजाद फोटोन नहीं है जो क्रिस्टल के अंदर है, ये कहीं से खारिज होता है, कहीं पर जज्ब होता है, फिर निकलता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर निकलता है। तो ये एक कंटिन्यूस अमल है, लिहाजा ये एक आजाद फोटोन है नहीं। इसको बेशक आप आहिस्ता करें। और दूसरी बात यह है कि जब एक फोटोन यहां से निकलकर वहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता, तो फिर उधर से जो फोटोन निकलता है, अगरचे ये वही एनर्जी का है, उसी स्पिन का है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये फोटोन और वो फोटोन एक है। कोहेरेंट हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स नहीं है, ये वेव्स हैं। आप इनके ऊपर उंगली नहीं रख सकते। जी, हम देखते हैं कि पार्टिकल्स को एक्साइट करवाकर फोटॉन्स को रिलीज करवाया जा सकता है। लेज़र में हमें स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस एक देखने को मिलता है कि हम उसकी एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाएंगे पार्टिकल्स को, एटम्स को, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे और फिर एक ज़र्रा छोड़ेंगे जिसको फोटोन कहते हैं। लेकिन एक लेज़र है जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र में हम देखते हैं कि सिंपल इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाकर उनकी ऑसिलेशंस को चेंज करवाकर हम फोटॉन्स को रिलीज करवा सकते हैं बगैर किसी पंपिंग एक्शन के, या लेज़र में जो रेजोनेटर इस्तेमाल होता है बगैर किसी इस तरह के किसी चीज़ के बगैर। तो क्या ये आइंस्टाइन के स्टिमुलेटेड एमिशन की वायलेशन नहीं कर रहे? आइंस्टाइन की स्टिमुलेटेड एमिशन तो ये कहती है कि वैक्यूम के अंदर ऑसिलेशंस हैं, तो इस कमरे में फोटॉन्स हैं, वो फोटॉन्स फिर एक एटम को स्टिमुलेट करते हैं। अगर ये फोटॉन्स ना होते तो एक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेट में हमेशा तक कायम रहता, लेकिन जब दूसरे फोटॉन्स मौजूद होते हैं, जब कोई फोटॉन मौजूद होता है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर में ऐसा ही होता है कि जो दूसरे फोटॉन्स हैं जो बहुत तादाद में हैं और एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो वो फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे, और इनके स्टेट्स, इन इलेक्ट्रॉन्स के भी स्टेट्स होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन के स्टेट्स को इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं कि मजीद फोटॉन्स निकलते हैं। जी, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ना चाह रहा है या उसको समझने की कोशिश करना चाहता है तो उसका सबसे बेहतरीन हल क्या है?
आप एक तो ये कि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए फिजिक्स के जो उसूल हैं वो फिजिक्स फिजिक्स के 4 सुतून हैं और इन सब से आशनाई जरूरी है। लेकिन पार्टिकल फिजिक्स के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहां से शुरू करना पड़ता। इसके लिए जाहिर है कि क्वांटम मैकेनिक्स से पहले क्लासिकल मैकेनिक्स भी जरूरी है। तो पार्टिकल फिजिक्स देखिए फिजिक्स का एक हिस्सा है, उसकी एक शाख है। हाँ, ये शाख जो है बहुत ऊपर तक गई है। अगर आपको इस तने पर चढ़ना आता है तो आप पहुंचेंगे। ये जो 4 एरियाज हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, हीट और क्वांटम मैकेनिक्स, मैंने क्या कहा, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये 4 हैं। इन पर आपने उबूर हासिल किया, ये मजबूत हुए, तो फिर आप पार्टिकल फिजिक्स की तरफ जा सकते हैं। और पार्टिकल फिजिक्स की भी अब बहुत सी शाखें निकली हैं। फिजिक्स में अब यह है कि शाख दर शाख दर शाख ये सिलसिला चलता चला जाएगा। अगर आप 50-60 साल पहले पैदा होते तो ये फील्ड्स कदरे अनडिवेलप्ड थी, आसान थी। अब आपको ज्यादा काम करना पड़ता है पहले के मुकाबले में। तालिब इल्म ये जानना चाहेंगे कि कुछ पार्टिकल फिजिक्स की किताबों के अगर आप नाम बता देते तो उनके लिए आसानी होती इस मजमून को समझने में। चलिए इधर कौन सी किस बहुत सी किताबें, किस पार्टिकल फिजिक्स या किस नहीं, ये सवाल इधर इतना अच्छा नहीं होगा। आपको बताना होगा कि एग्जैक्टली क्या। तो जैसा कि हेल्सन एंड मार्टिन बड़ी अच्छी किताब है, इनिशियल बिगिनिंग है, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स नाम है उसका। और डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या। देखिए अब तो इतनी किताबें हैं, अनगिनत हैं। आप ये देख लें कि कौन सी आपको समझ में आती है, उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसको समझें। जहां मुश्किल होती है आप कहीं और रुजू करें। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और ये तो आपको पता है ना कि हमारे यहाँ लोग किताबें तो बड़ी आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं जी। मसला ये बनता है कि उन्हें पढ़ना होता है। उस्ताद कराम की इल्मी सतह तो आपसे छुपी नहीं है, बल्कि आपसे बेहतर और कौन जानता है कि पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी लेवल पे जो प्रोफेसर्स हैं उनकी इल्मी सतह क्या है। आपसे बेहतर तो ये कोई नहीं जानता। तो उनकी इल्मी सतह को और उनका साइंस में शौक़ देखते हुए जो पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं वो फिर सेल्फ स्टडी की तरफ आते हैं। वो फिर कोशिश करते हैं कि बनिस्बत इस इंसान से सवाल पूछने की बजाय या इस इंसान मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई सख्त लफ्ज़ ना निकले मेरे मुंह से, इनसे समझने की बजाय या इनसे साइंस सीखने की बजाय हम क्यों ना खुद किताबें ख़रीदें और ख़ुद इसको स्टडी करें। तो वो फिर सवाल उठाते हैं कि फंडामेंटल लेवल पे या इंट्रोडक्टरी कोर्स के लिए जो बेहतरीन किताबें हैं वो हमें जो है वो रेकमेंड की जाएं, या कम से कम एक ऐसा तबका जो पढ़ने का शौक़ रखता है। हम बड़े खुशकिस्मत है पाकिस्तान में आप और आप जैसे जो साइंस मेनियक हैं वो अवेलेबल हैं, कुछ बहुत कम जिनसे रुजू किया जा सकता है, जिनसे बात पूछी जा सकती है। तो ये सवाल असल में उनका था कि हमें इंट्रोडक्टरी लेवल पे कुछ ऐसी किताबें बताई जाएं, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी या बाकी मज़ामीन की, जिनसे कम से कम हम स्टार्ट तो ले सकें।
हाँ, देखिए जब मैंने पढ़ा क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ी ना, तो उस वक्त जो किताबें थी वो अब मैं देखता हूँ तो मैं वो रेकमेंड नहीं कर सकता। अब बहुत बेहतर किताबें आई हैं, और चूंकि वक्त के साथ हर फील्ड ज्यादा, एक लिहाज से ज्यादा आसान होती जाती। अब मिसाल के तौर पर जनरल रिलेटिविटी ले लीजिए। जिस वक्त ये आइंस्टाइन ने इजाद किया था तो कहते हैं कि सिर्फ 4 लोगों को पूरी दुनिया में वो थ्योरी समझ आई। अब तो हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, इसलिए कि अब उसका फॉर्मलिज्म इतना सिंप्लीफाई हुआ है, इतना अब उसको मुख्तसर कर दिया गया है, उसके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छी तरह से बताए जाते हैं। अब आपके पास वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, ये है और वो है, तो अब हर चीज़ पहले के मुकाबले में आसान हो गई है। जहाँ तक किताबों का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ढेर सारी किताबें, अब मेरे पास जो किताबें हैं, आप जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी हैं, या मैं इनसे मानूस हूँ। मैंने ये पढ़ी हैं, सारी नहीं लेकिन बहुत सी पढ़ी हैं इनमें से। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ये बातें दूसरी किताबों में हैं जो अभी हाल में लिखी गई हैं और बेहतर अंदाज में लिखी गई हैं। सो लुक फॉर द बेटर, मोर रिसेंट बुक्स। मेरा ख्याल है वो बेहतर होगा। एक और मुश्किल पेश आती है कि जब हम अच्छी किताब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। सॉफ्ट फॉर्म में तो ठीक है, इंटरनेट से मिल सकती है किताब, लेकिन एक तबका ऐसा भी है, मैं खुद भी उसी तबके में शामिल हूँ, जो हार्ड फॉर्म में किताब पढ़ने का शौकीन है। तो मार्केट में कुछ किताबें, बल्कि जो दुनिया की बेहतरीन मजमून की किताबें हैं, वो पाकिस्तान की मार्केट में तो वल्लाहु आलम बहुत कम ही है कि नज़र आ जाएं। तो इसकी क्या वजह है कि मार्केट में किताब है ही नहीं है? मार्केट को छोड़ें, अगर पाकिस्तान की बात हो रही है, ये गनीमत जाने कि इधर आपको मुफ्त में दुनिया जहां की किताबें मिल जाती हैं, पायरेटेड मिल जाती हैं। अगरचे अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ इतने कम खरीदार हैं तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। और जहाँ तक सॉफ्ट और हार्ड की बात है, हालांकि मेरी उम्र आपसे कुछ ज़्यादा है, लेकिन मैं तो अब ये किताबें नहीं पढ़ सकता, मुझे बहुत मुश्किल लगता, इतनी भारी है। इससे बहुत बेहतर ये है कि मैं कंप्यूटर पे पढूं। तो आदत की बात है, और मैं समझता हूँ कि जो पीडीएफ है उसके ऊपर आप निशान भी लगा सकते हैं, आपके पास अगर वो पीडीएफ राइटर भी हो, नोट्स भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर क्या मसला है आपको? एक एक्सपीरियंस था कि जब, पुरानी बात है, जब मैंने प्लाज्मा फिज़िक्स को पढ़ना शुरू किया तो मैं किताब ढूंढ रहा था प्लाज्मा फिज़िक्स की, और वो प्लाज्मा फिज़िक्स एंड कंट्रोल्ड फ्यूजन के नाम की फ्रांसिस एफ चेन की किताब थी। और वो लिटरली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोई ऐसा शहर नहीं था जो मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन वो किताब जो थी वो किसी के पास अवेलेबल नहीं थी। फिर किसी के थ्रू, तो ऐसे आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, आप वो अब कोशिश भी ना करें, बेहतर ये होगा। फिर वो मंगवाई, किसी से मिल गई किताब, वो अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल मेरे पास पड़ी हुई है। ओरिजिनल किताब अब हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी ओरिजिनल की कीमत 20,000 थी, और जबकि वही किताब एक आदमी पायरेटेड में 600 रुपये में दे रहा था। तो ये फ़र्क मतलब काफ़ी डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। ठीक ठीक, ओके। थैंक यू वेरी मच। नहीं, हाँ, कोई और क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब ये आपसे टाइम लेना ज़रा मुश्किल हो गया काफ़ी, आप मसरूफ आदमी हैं। असल में किसी को घर आना है, और हमारा 7 बजे तक का था, तो जी वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। जी 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 और जी कोई वजह नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी आपसे। थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके, अच्छी बात।